कुछ रातें ऐसी अंधेरी होती है कि इंसान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती है। आज की रात भी कुछ मेरे लिए ऐसा ही साबित हुई थी। मेरे पति हामिद अभी तक घर नहीं आए थे और रात के 1 बज रहे थे। मैं लॉन्च में चक्कर काट कर उसका इंतज़ार कर रही थी। बार-बार मेरी नज़रें घड़ी की सुइयों पर जाकर टिक जाती। जैसे-जैसे सेकंड की सुई चल रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी वैसे ही तेज़ी से चलने लगी थी। मैं दिल ही दिल में हामिद के घर आने की दुआ मांग रही थी। वह अभी तक नहीं आए थे कि अचानक से घर की लाइट भी चली गई। मुझे अंधेरे से बेहद खौफ आता था और उस वक्त पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मैं पहले ही हामिद के ना आने की वजह से बहुत परेशान थी और इस पर ये अंधेरा। चंद लम्हे तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों की बसारत ही चली गई हो। मैं चीज़ों को टटोलती हुई बमुश्किल अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि जब गली के कुत्ते भौंकने लगे, जैसे कि अंदर मौजूद हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। उस वक्त मुझे बेहद डर लग रहा था। घर में मैं और मेरे ससुर के अलावा कोई न था। वह भी अपने कमरे में सो रहे थे और उस वक्त मैं लॉन्च में अकेली थी। मुझे लगा कि जैसे गली के भौंकने वाले कुत्ते हमारे आंगन में कूद चुके हो और वह अभी मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस सोच ने तो मेरी सूझबूझ ही गुम कर दी थी। अंधाधुंध मैं ना जाने कैसे ससुर के कमरे तक पहुंची थी। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाधड़ बजा दिया। अंधेरे में डूबा हुआ था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और डर के मारे मेरी बुरी तरह से हालत ख़राब थी। मैंने कहा कि अब्बा जी, लगता है आंगन में कुत्ते आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? मैं उस वक्त बेहद डरी हुई, सहमी हुई थी। लेकिन शायद यह कमज़ोर लम्हा था जिसमें मैंने ये गलत फ़ैसला कर लिया। मेरे ससुर ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ मुझे खींचा था और साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, औरत अगर पति से कम खूबसूरत हो तो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहती है। मैं भी आजकल इसी कैफियत में मुब्तला थी। हामिद देखने में बेहद खूबसूरत नौजवान थे, देखने में भी अच्छे नए नक्श के मालिक थे। बस मेरी रंगत ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद ना थी। इसी चीज़ का एहसास मुझे शादी के दूसरे ही दिन मेरे ससुर ने मुझे दिला दिया था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आई तो घर में बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। नाश्ते के टेबल पर मेरे ससुर और उनकी बहनें भी बैठी हुई थी। मेरी सास का इंतकाल हो चुका था। रिश्तेदारों में भी ज़्यादा मेहमान मेरे ससुर के बहन भाइयों में से ही थे। उनके साथ ही मैंने नाश्ता किया और मेरे ससुर मुझे सब रिश्तेदारों के बारे में जान पहचान करवाते रहे। वह बहुत अच्छे मिजाज के, नरम खूब तबीयत के मालिक थे। लेकिन कुछ ही देर में सब मेहमान वापस अपने घर को लौट गए थे। अब घर में सिर्फ मैं थी और मेरे ससुर थे। वलीमा की तकरीर में भी अभी बहुत वक्त बाकी था, इसीलिए मेरे ससुर मेरे लिए चाय बना कर ले आए। कहने लगे, मैंने सोचा मेरी बेटी थक गई होगी, इसीलिए चाय बनाकर पिलाता हूँ। वो मेरे बराबर में ही सोफे पर बैठ गए। चाय का कप भी मुझे थमा दिया। फिर मुझसे कहने लगे कि वैसे तो हामिद बहुत अच्छा बेटा है, मेरा बड़ा फर्माबरदारी भी करता है, लेकिन क्या है कि हुस्न परस्त बहुत है। तुम वैसे तो बेटा बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि रंगत भी तुम्हारे सुर्ख और सफ़ेद होते। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भा। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं तो ससुरपंच का शिकार हुई थी। मैंने कहा, अब्बा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। वह धीरे से कहने लगे, दरअसल आधी रात को मेरा बेटा कमरे से बाहर आ गया था। उस वक्त मैं तहज्जुद पढ़कर उठा था। मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, आपको नेहा में नज़र ही क्या आया था? आप जानते हैं कि मुझे खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती हैं। कम से कम आपको मेरी पसंद का तो ख्याल रखना चाहिए था। अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में ही ये सब सुनकर मेरा दिल ही तो धड़कना भूल गया था। हालांकि हामिद ने रात को मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। वह तो मेरी तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये मुझे याद है कि रात को 3-4 बजे वह कमरे से बाहर गए थे। कुछ देर बाद वापस भी लौट आए थे। मैं चुपचाप हक्का बक्का अपने ससुर की शक्ल देख रही थी। फिर मुझसे नज़रें चुराकर कहने लगे, मुझे माफ़ करना, मेरी बातें तुम्हें शायद बहुत बुरी लगी हो तो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं हामिद को बहुत डांटा और ये भी ताकीद की कि वो तुमसे ऐसी बात कभी ना करे। उसने तुमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना? मैं अपने ससुर के सवाल पर हाँ में सिर हिला दी थी। मुझे तो हामिद की बात सुनकर झटका सा लगा था। वह अपने पिता से मेरे बारे में क्या बातें कर रहा था। मेरा दिमाग इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा था
क्योंकि हामिद का रवैया रात को मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं अपने ससुर की अगली बात पर चौंकी थी। कहने लगे, तुम्हारे सामने शुक्र है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं कही, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि बच्ची है, उसका दिल ना दुखा देना। अब जो होना था वह तो हो चुका था, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ते करवाने वाले ऐसा धोखा भी कर सकती हैं। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हें देखने गया था तो तुमने भी मेकअप कर रखा था। उस वक्त मुझे तुम्हारी रंगत बिल्कुल सफ़ेद लगी थी, लेकिन असल रंग तो। ससुर की बात पर मैं चुप के चुप रह गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूँ उन बातों का। हाँ, ये सच है कि जब पहली बार मेरे ससुर मुझे देखने आए थे तो हल्का फुल्का मेकअप मैंने कर रखा था, और आजकल तो हर लड़की ही कुछ ना कुछ सजी सौरी होती है। मेरा रिश्ता जब हामिद से तय हुआ था तो मुझे ये तसल्ली थी कि ननद और सास जैसी मसले को मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे, जो मुझ पर या मेरे कामों में नुक्स निकालने लगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी के अगले रोज ही मेरे ससुर मेरे अंदर के ऐबों को गिनना शुरू कर देंगे। मेरा दिल तो बेकौल सा होकर रह गया था। जैसे शादी गुजरी, वलीमा भी गुजर ही गया, और शादी के दूसरे रोज ही मैं किचन का काम भी संभालना शुरू कर दी। घर में सिर्फ मियाँ और ससुर थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे मजाकिया और प्यार से हर बात समझाते थे, लेकिन वह जो बातें मुझे हामिद के बारे में बताते थे वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे ही हामिद ऑफिस जाते मेरे ससुर फ़ौरन से मेरे कमरे में आ जाते। मैं उस वक्त हामिद की बिखरी हुई चीज़ें समेट रही होती तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगता। दरवाज़ा खुल जाता, मेरे ससुर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो जाते। फिर कहते, जल्दी से नाश्ता बना दो, फिर हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। वही दोस्ताना अंदाज से बातें करते कि मैं थकान और नींद के बावजूद उन्हें ये तक नहीं कहती थी कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जो कुछ मेरे लिए उलझन का शिकार थी कि मेरे ससुर हर वक्त मेरे साथ साए की तरह रहते थे। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे ससुर सर पर खड़े हो जाते। खाना बनाती तो मुझे टोकते रहते, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, हामिद को इस तरह का खाना नहीं पसंद जैसा तुम बनाती हो। फिर कहते कि एक तो तुम हामिद को वैसे ही शक्ल से पसंद नहीं, और अब अगर तुमने ऐसा खाना भी बनाओगी तो कैसे उसके दिल तक पहुंच पाओगी। कभी कहते हैं कि तुम रोटी गोल नहीं बनाती, हामिद तो तुम्हारी रोटी देखकर ही खाना छोड़ देगा। हर वक्त अगर कोई सर पर सवार है तो आदमी झुंझलाहट का शिकार हो ही जाता है। मैं भी ससुर से तंग हो चुकी थी, लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे दिमाग काम करना ही छोड़ गया था। शाम होते ही मेरे ससुर ने कहा कि हामिद तो तुम्हें कभी घुमाने फिराने के लिए नहीं लेकर जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, तुम उसे पसंद जो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। तुम भी घर से बहुत कुछ सोच कर आई होगी, बड़े ख्वाब सजाई होगी। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल लेकर जाता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेना। बस वह कहने को मेरे ससुर थे, लेकिन लगता जैसे पूरी सास हो। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर रही थी उनका दिल जीतूं, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करूं, लेकिन उन्हें मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता था। वह मेरे हर काम में नुक्स निकालते और कहते कि हामिद को ये सब चीज़ पसंद नहीं, वह सब चीज़ पसंद नहीं। मैंने मार्केट जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, रहने दे, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी वह मुझे ज़बरदस्ती मार्केट ले गए। कहने लगी कि मैं तुम्हें तोहफे में बहुत खूबसूरत जोड़ा देना चाहता हूँ। वह मुझे मॉल ले गए थे और फिर कहने लगे कि तुम अपनी पसंद का कोई जोड़ा पसंद कर लो। मुझे एक ब्लैक कलर का सूट पसंद आया। मैंने कहा बहुत प्यारा है, तो वह अजीब सा मुस्कुराकर कहने लगे, पहले तुम्हारा रंग कम काला है जो तुम काला रंग पहनकर इसे और दिखाना चाहती हो। उन्होंने मुझे लाइट फिरोजी रंग का जोड़ा ला कर दिया। ये रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद ना आया, लेकिन मैं चुप हो गई। मेरे ससुर कहने लगे, जैसे तुम्हारी रंगत है उस पर लाइट कलर ही अच्छे लगेंगे। अभी ये बात कर ही रहे थे कि जब मैं सामने वाले शॉप में हामिद को एक लड़की के साथ देखी तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे ससुर भी उसे देख चुके थे। हामिद के साथ जो लड़की थी वह बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरे ससुर कहने लगे, देख लिया तुमने, मैं तो तुमसे कह ही रहा था, ये हुस्न परस्त है, जहाँ भी ऐसे खूबसूरत लड़की मिलेगी वहीं जाएगा। सामने हामिद हंस हंस कर उस लड़की से बातें कर रहा था। ये देखकर मेरे आंसू टप टप बहने लगे थे। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और वापस आ गई। मेरा जी चाहा कि हर चीज़ को मैं तहस नहस कर दूं। हामिद कैसी दोगली शख्सियत का मालिक था, मेरे साथ भी मोहब्बत जताता था और बाहर दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी था।
मेरे ससुर कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें कभी घर को बर्बाद करने का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मर्द आज़ाद पंछी होता है, ख़ास तौर पर अगर वह हुस्न परस्त हो तो। हाँ, अगर तुम खूबसूरत होती तो बात कुछ और ही थी, लेकिन देखो ना, यही वक्त हामिद को तुम्हें देना चाहिए। तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन वह किसी और खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। अगर तुम खूबसूरत होती तो आज उसकी जगह तुम उसके साथ घूम रही होती। मैं अपनी बेटे की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे ससुर ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाया और बिल्कुल मेरे बराबर में बैठकर अपने हाथों से मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, परेशान न हो, मैं हामिद को समझाऊंगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं पूरा दिन हामिद के खातिर उसकी पसंद के खाने बनाती, उसके घर को सजाती संवारती, खुद को भी उसके रंग में ढालने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई भी कुर्बानी नज़र नहीं आती थी। रात को जब हामिद घर पहुंचा तो मैं अपने कमरे में ही बैठे हुए रो रही थी। मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरा जी तो चाहा कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे सख्ती से मना किया था। कहा था कि बेटा, इस तरह से तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। अगर हामिद को ये पता चला कि तुम जानती हो कि उसका बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है, तो वह और भी ढीठ हो जाएगा। मैं सर दर्द का बहाना बना दी। कहने लगा, चलो आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। एक तो पहले ही काली हो और रो रो के तुमने और अपनी हालत बिगाड़ ली है, ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही हो। मेरे गाल पर हल्की सी थपकी लगाकर उन्होंने मुझे ये बात कही थी। ये सुनकर तो मेरा दिल गोया धड़कना ही भूल गया था। मैंने कहा, अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझे शादी ना करते। मेरी बात सुनकर वह गौर से मुझे देखने लगे, फिर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, बस बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूं? गलती तो कर बैठा हूं ना, मुझे निभाना भी पड़ेगा। ये कहकर हंसते हुए मेरे बराबर में बैठ गए, मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगे, मजाक कर रहा था, चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। शायद मेरे ससुर ने उन्हें डांटा होगा, इसीलिए दिल की बात कहने के बाद उसे मजाक का नाम दे रहे हैं। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से खींच लिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे सिर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका था। पति अगर बीवी को मोहब्बत ना दे या उसके ऐबों के ऊपर नज़र रखे, तो आहिस्ता आहिस्ता बीवी भी पति से दूर होती ही चली जाती है। मेरा दिल भी हामिद की तरफ से पीछे होने लगा था। एक बार मेरे ससुर ने कहा कि उनके ख़ानदान में किसी की शादी है, इसीलिए मैं तैयार हो जाऊं। मैं एक बहुत खूबसूरत सा जोड़ा निकाला जो मेहरून रंग का था और तैयार भी खूब दिल से हुई थी। आईने में खुद को देखा तो मुझे खुद पर प्यार आया था, क्योंकि मैं इतनी भी गहरी रंग की ना थी, बस हल्की फीकी रंगत की मालिक थी। मुझ पर पहने ओढ़े और भी बहुत अच्छे लगते थे। उस वक्त हामिद कमरे में दाखिल हुए और मुझे देखकर कुछ पल तो मुझे देखते ही रह गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ। शायद मेरे पति का दिल मेरे तरफ माइल होने लगा है। वह मेरे बराबर में खड़े हो गए। कहने लगे, तुम जितनी मर्जी सच संवर लो, लेकिन मुझसे कम ही प्यारी लगती हो। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने साथ लगाकर खड़ा होकर अपना बाजू फैलाकर मुझे अपने करीब किया था। फिर मुझे सामने आईने की तरफ देखने के लिए कहने लगे। मुझे लगा मेरा दिल छन से टूट गया हो। पिछले 1 घंटे से मैं खुद को सजा रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब अपना चेहरा आईने में मुझे बदसूरत दिखने लगा था। शायद मेरे ससुर सही कहते थे, दुल्हन वही जो पियामन भाई। मैं फ़ौरन से हामिद से पीछे हट गई, गुस्से से अपने गहने उतारने लगी। सामने रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू लिए और अपना मेकअप साफ करने लगी। मेरे इस हरकत को देखकर हामिद एकदम से संजीदा हुए थे। कहने लगे, नेहा, ये क्या हरकत है? क्या कर रही हो तुम? पहले ही लेट हो रहे हैं हम। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। गुस्से से मेरा लहजा बुलंद हुआ था। वह कहने लगी, ये क्या बचकाना है? नेहा, ज़रा सी बात का तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाकर भी अपना मजाक नहीं उड़वाना, क्योंकि मैं तो आपके साथ अच्छी लगती ही नहीं हूँ। आपको लड़कियों की भी कमी कोई नहीं है। बहुत खूबसूरत लड़की आई होंगी वहाँ, किसी के साथ भी अपना दिल बहला लीजिएगा।
मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ हामिद ने मेरे मुंह पर मारा था। मैं इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। कहने लगा, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे साथ हामिद का लहजा ऐसा गज़बनाक कर बुलंद था कि हमारी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे सामने खुद पर शराफ़त का लिबास मत ओढ़ा करिए। अब क्या है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भी बर्दाश्त कर कर के थक चुकी थी। आज जैसे मेरा सब्र का बाँध टूट चुका था। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरे बाजू को दबोच के रख दिया। मैं करा के रह गई थी। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़िए। कहने लगे, नहीं, पहले बताओ ऐसा क्या करते देखा है मुझे तुमने, जो तुम मेरे किरदार पर बात कर रही हो? मैं भी तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा सकता हूँ, समझी तुम? बहुत कुछ जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, लेकिन चुप हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हें उनकी ज़ुबान से ये सुनकर तो मुझे लगा जैसे कोई आसमान मेरे सर पर गिर गया। बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। मैंने कहा, हामिद मुझे छोड़िए। वह गुस्से से सिर्फ आंखों से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, मेरे सब्र का इंतहा मत लो। ना जाने कैसे मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। अबे 10 मिनट दे रहा हूँ, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। जिस तरह से वह दहाड़ कर मुझ पर बोले थे, कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे ससुर बड़े परेशान और माथा पकड़े कमरे में दाखिल हुए। कहने लगी, क्या हो रहा है? क्या शरीफ घराने का तौर तरीका है? तुम दोनों की लड़ने की आवाज़ मोहल्ले के 4 घरों तक जा रही है। ससुर भी शायद गुस्से में थे। हामिद कहने लगे, समझाइए इसे। अगर इसने इसी तरह की बदतमीजी की तो मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। इसके साथ ही हामिद कमरे से बाहर चले गए। ससुर मेरे पास आए। कहने लगे, क्या बात है? मैंने रोते हुए कहा कि वह हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं। अगर मैं इतनी ही नापसंद थी तो मत करते मुझसे शादी। मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी? मैं थक चुकी थी। जिस तरह से मैं रो रही थी, मेरे ससुर ने मेरा सर अपने कंधे से लगा लिया और मेरा सर कहने लगे, बस चुप हो जाओ, ये तो है ही ऐसा। मैं समझा लूँगा इसे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर बसा रहे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखो बेटा, मर्द कभी भी समझौता नहीं करता, औरत को ही झुकना पड़ता है। तुम्हें ही हर हाल में सब्र करना है। मैं तालीम याफ्ता थी, अच्छे घराने से मेरा ताल्लुक़ था। इसके बावजूद मैं हामिद की हर बात पर हाँ कहती थी, लेकिन फिर भी अगर उसे मुझ में नुक्स नज़र आते थे तो मैं क्या कर सकती थी? मेरे ससुर ने कहा कि पहले तुम तैयार हो जाओ, वरना बात और बढ़ जाएगी। मैं दोबारा से बेमन से तैयार हुई थी और शादी पर भी खामोशी से एक कोने में बैठी रही। हामिद मुझे घूर के देखते रहे। चंद दिन तो हम दोनों ने आपस में बातचीत ही ना की। एक बार बाहर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मेन गेट तो मेरे ससुर ही खोलते थे, लेकिन इस बार किसी ने नहीं खोला। लगातार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मैं बाहर की तरफ देखने लगी। जब मेरे ससुर कमरे से बाहर नहीं आए तो फिर मैं मेन गेट तक पहुंच गई। मैंने पूछा, कौन है? तो कहने लगे, मैं पड़ोस से आया हूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। एक नौजवान लड़का था। कहने लगा, हाफिज़ साहब कहाँ है? वो मेरे ससुर को पूछ रहे थे। मैंने कहा, हाँ वो तो है। कहने लगा, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। मैं पीछे हट गई और वो अंदर आ गया। मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ इशारा किया तो वो वहाँ चला गया, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त चकरा के रह गया जब सामने गली के कोने से मैंने अपने ससुर को घर की तरफ आते देखा। मैं हैरान रह गई थी। अगर ससुर घर से बाहर थे तो ये लड़का मेरे ससुर के नाम पर घर में यहाँ कहाँ से घुस आया था? मैं इस अजनबी से कह रही थी कि वह यहाँ क्यों आया है। कहने लगा कि मुझे हाफिज़ साहब ने कहा घर में आए। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे ससुर तो बाहर से आ रहे हैं। अभी मैं उसे बात कर ही रही थी कि मेरे ससुर घर में दाखिल हुए। अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगे। वह नौजवान फ़ौरन से घर से बाहर निकल गया। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मेरे ससुर मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ये कौन था? क्यों घर में आया था? ससुर के मुंह से सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, आपसे मिलने आया था। कह रहा था आपने उसे बुलाया है। वह कहने लगे, कुछ भी तुम कह दोगी तो मैं मान लूँगा। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, ये कौन है? ये सुनकर तो मेरे ससुर बुरी तरह चकरा कर रह गए थे। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ अब्बा जी, उसने मुझे यही कहा था। वह कहने लगे, तुमसे कोई कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगी और दरवाज़ा खोल दोगी, उसे अंदर बुला लोगी। मेरे ससुर अभी इस पर बहस कर ही रहे थे कि जब हामिद भी घर आकर हमारी आधी बातें सुन चुके थे। अब्बा से पूछने लगे क्या हुआ है, लेकिन मेरे ससुर
फ़ौरन खामोश हो गए और मुझे भी चुप रहने का इशारा करने लगे। कहने लगे, बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं हामिद। हामिद के बहुत पूछने पर भी वह कुछ न बोले। हामिद कहने लगा कि वह सब बातें सुन चुका है कि कौन आया था घर में। मेरे ससुर ने कहा, तुम छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं बात को संभाल लूँगा। हामिद मुझे घूरता हुआ कमरे में चला गया। मेरे ससुर ने कहा कि उससे तुम कुछ भी मत कहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। इस बात को भी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि रात को हामिद घर नहीं आया था। मैं बेहद परेशान थी। फिर लाइट भी चली गई। मुझे तुरंत अपने ससुर के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे मैं अपने ससुर के कमरे में गई, मुझे लगा जैसे किसी ने अपनी बाहों में भर लिया हो। मैं अच्छे से समझ ही नहीं पाई थी कि उसी वक्त कमरे की लाइट जल गई। मैंने देखा मेरे ससुर बेड पर बेसुध से लेटे थे और वही लड़का था जो मेरे ससुर के नाम पर कुछ दिन पहले हमारे घर में घुस आया था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उसे अपने आप को छुड़वा रही थी कि उसी वक्त हामिद कमरे में दाखिल हुआ। ये सब देखकर तो हामिद उसको मारना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि इस नौजवान और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया था। अच्छा हुआ कि तुमने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया। ससुर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, ये क्या बातें कर रहे हैं अब्बा जी? कहने लगे, बस इसी दिन के लिए मैं कहता था कि हामिद तुम इस लड़की से शादी मत करो, मेरी भतीजी से कर लो, लेकिन तुमको तो अपनी मर्जी करनी थी। देख लिया इस लड़की से शादी करने का नतीजा। मैं अपनी ससुर की सारी साजिशों को अब जाकर समझी थी। लड़का तो भाग चुका था, लेकिन हामिद के दिल में मेरे लिए नफरत डालने के लिए मेरे पति ने मेरे भाई को फ़ोन किया और बोला कि अपनी बहन को आकर ले जाओ। लेकिन मैं हामिद को सारी बातें बता दी। मैंने कहा कि अब्बा ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी डालते रहे, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम जैसे चाहे मुझे कसम दे दो, मैं उस शख्स को नहीं जानती। हामिद ने कहा, ठीक है, मैं कल उस लड़का को ढूंढकर सच्चाई उगलवाऊंगा। मुझे लगा कि तुम झूठी हुई तो मैं तुम्हें वहीं तलाक दे दूंगा। अगले रोज़ हामिद उस लड़के को भी ढूंढ लिया और उसे मार मार कर उसे सच बोलने के लिए कहा। तो उसने मेरे ससुर के सारे मंसूबा बता दिए। उसने बता दिया कि हामिद मुझे किसी दोस्त की शादी में देखा था, तो अपने बाप से ज़िद करके मेरे लिए रिश्ता भेजा था और मेरे ससुर अपनी भतीजी को लाना चाहते थे। ये सारा खेल भी उन्होंने इसीलिए रचाया था कि हामिद मुझे छोड़ दे और उसके बाद उनकी भतीजी के साथ शादी कर ले। कौन कहता है कि साजिश सिर्फ सास ही बहू के खिलाफ करती हैं? कभी कभी ये काम ससुर भी अंजाम दे देते हैं। अगर मेरे पति ने मेरी बात ना सुनी होती और अपने बाप के बाद में आकर मुझे छोड़ दिया होता तो हम दोनों की ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई होती। लेकिन मेरे पति ने अपनी सूझबूझ से हमारे रिश्तों को बचा लिया। इसीलिए हमें किसी भी रिश्तों को ख़त्म करने से या उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि इस कहानी का आनंद वो भी उठा सके। दोस्तों, हमें सपोर्ट करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।